सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें वार्षिक सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संबोधित। आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर होगा जोर। महासभा की बैठक से अलग न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात। आपसी और क्षेत्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद का खात्मा, सकारात्मक सहयोग और दक्षिण एशिया के अस्तित्व के लिए पहली शर्त। न्यूयॉर्क में सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, क्षेत्र के विकास में आतंकवाद बड़ी रुकावट। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भी आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए व्यापक दृष्टिकोण पर जोर। कहा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन को जल्द अपनाने की जरूरत। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान और 24 अक्टूबर को मतगणना। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा, केरल की पाला, त्रिपुरा की बादरघाट और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। खपत बढ़ने और बैंकों के कर्ज देने में बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पकड़ेगी और रफ्तार। निजी बैंकों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। 400 जिलों में लगेगा लोन मेला, सभी बैंक लेंगे हिस्सा। 3 अक्टूबर से होगी पहले चरण की शुरुआत। और विश्व पर्यटन दिवस आज। पर्यटन और रोजगार सभी के लिए बेहतर भविष्य थीम इस साल के आयोजन का मेजबान देश भारत। 2017-18 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। देश की समृद्ध विरासत को समझने के लिए पर्यटन स्थलों का दौरा करने का दिया सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान वो आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दे उठा सकते हैं। साथ ही कई अहम वैश्विक मुद्दों पर भी भारत का पक्ष दुनिया के सामने वो पेश करेंगे। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह पहला संबोधन होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में महासभा की बैठक में शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस साल के आम बहस की शुरुआत 24 सितंबर को हो चुकी है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। करीब 112 राष्ट्राध्यक्ष, 48 देशों के शासनाध्यक्ष और 30 से अधिक देशों के विदेश मंत्री महासभा की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। महासभा की बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भूटान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। अखिलेश सुमन विदेश मामलों के संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें वार्षिक सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इससे पहले हमने देखा था 2014 में उनका संबोधन था। हाल में जो दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, इन तमाम हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का संबोधन है वो कितना अहम? अखिलेश, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? देखिए, बहुत अहम है प्रीति, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अप्रत्याशित रूप से 75 से ज्यादा देशों के लोगों से भी मिले हैं। कई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुलाकात हुई है। यहाँ तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, उसके बाद विदेश राज्य मंत्री भी वहाँ हैं, विदेश सचिव वहाँ हैं। तो इस बार का जो प्रधानमंत्री का एड्रेस है वह दरअसल इसलिए है कि भारत को एक ऐसी ताकत के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश किया जाए जो लगे कि हाँ, हम भारत दुनिया की शांति में, दुनिया के विकास में और जलवायु परिवर्तन रोकने के मामले में हम दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और आगे और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के एड्रेस का एक पहलू आतंकवाद तो होगा,
लेकिन जो हमें बताया गया है कि उसमें जम्मू कश्मीर के मामले का कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम अपना आंतरिक मामला समझते हैं, उसका यूएनजीए से कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा भारत की जो बढ़ती आर्थिक ताकत है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट बाजार है, और भारत जिसमें कि निवेश की अपार संभावनाएं हैं, $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है, इन सारी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं के सामने रखेंगे। और आप जानती हैं कि जब यूएनजीए का सम्मेलन होता है, उस समय पूरी दुनिया का, चाहे वो आर्थिक जगत के नेता हों, चाहे वो विकास के मामले से हों, चाहे वो एनजीओ हों या राजनीतिक दल हों, राजनीतिक नेता हों, पूरी दुनिया के सारे लोगों की नजर होती है कि बड़े बड़े देश क्या कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कही, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी बात कहेंगे। और मैं बताऊं प्रीति आपको कि आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, उसके पहले 3 वक्ता रखे गए हैं, जिसमें कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद चौथा नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन एक रोचक बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 वक्ता के बाद, 2 वक्ता मतलब नॉर्वे और सिंगापुर के बाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बोलेंगे। तो एक तरीके से आज यह माना जा रहा है कि यूएनजीए का जो पूरा आज जनरल असेंबली है, वह एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पूरा गूंजता रहेगा कि क्या उन्होंने महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं अपने देश के लिए, और किस तरह वे आतंकवाद से लेकर विकास की चुनौतियों से सामना कर रहे हैं, और किस तरह दुनिया के लिए अवसर है भारत में निवेश का, भारत के साथ संबंध बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, संयुक्त राष्ट्र में भारत मुखर होकर अलग अलग विषयों पर हमेशा अपना पक्ष रखता आया है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी सबकी नजरें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर कई देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और क्षेत्रीय हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ईरान भारत के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान से भारत को तेल की आपूर्ति तकरीबन शून्य हो गई है। ईरान का साथ भारत का चाबहार बंदरगाह पर भी सहयोग चल रहा है, जो भारत को मध्य एशिया से जोड़ने का अहम रास्ता बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को कहा कि चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान में अमेरिकी नीतियों की सफलता के लिए भी रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी को बातचीत के लिए खुला निमंत्रण दिया है, जिसे अभी तक स्वीकारने की घोषणा नहीं की गई है। ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादिस से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काउंसिल मीटिंग का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान कहा कि अगर सार्क क्षेत्र को बचाना है तो हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद इस क्षेत्र के विकास में बाधा पैदा कर रहा है और किसी भी प्रकार के आतंक को हमें सबसे पहले खत्म करना होगा, तभी एक बेहतर सहयोग स्थापित हो पाएगा और इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। विदेश मंत्री ने सार्क देशों को संबोधित करते हुए भारत द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साउथ एशियन सैटेलाइट ये बताता है कि भारत किस तरह अपने पड़ोसियों को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहा है। सार्क देशों में गरीबी का वैज्ञानिक समाधान निकालने के उद्देश्य से 2017 में साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। उन्होंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का भी उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह भारत एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए काम कर रहा है, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रवाद दुनिया के हर कोने में अपनी जड़ें जमा चुका है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों में उस तरह सामान्य रूप से व्यापार और कनेक्टिविटी नहीं है जैसे कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में है। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां नदारद रहे। जब एस जयशंकर अपना संबोधन खत्म करके मीटिंग से निकल गए तो कुरैशी वहां पहुंचे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एशिया का क्षेत्रीय समूह है। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी आतंकवाद और इसके सभी स्वरूपों के कड़े शब्दों में निंदा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया।
ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। विदेश मंत्रियों ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन को जल्द अपनाने पर भी जोर दिया। बैठक में सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र को और प्रभावी और कुशल बनाने और इसमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इसमें व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता जताई गई। बैठक में चीन और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की भूमिका और स्थिति में अपनी भागीदारी के महत्व को दोहराया और संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा का समर्थन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए। इब्सा में 3 देश भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अनौपचारिक रणनीतिक समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई। इस समूह की पहली बार विदेश मंत्रियों के स्तर पर बैठक हुई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया। अभी तक ये बैठक चारों देशों के संयुक्त सचिव के स्तर पर ही सीमित थी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2017 में नए सिरे से बने इस रणनीतिक समूह का उद्देश्य रक्षा, सुरक्षा, वित्तीय मामलों और हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन कायम करने के लिए विमर्श करना है। अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के पहले क्वाड की बैठक को काफी अहमियत दी जा रही है। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों के अपने समकक्षों के साथ भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री के अलावा मालदीव के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने क्रोएशिया के विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात की। एस जयशंकर ने सियरा लियोन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने जापान, सिंगापुर, लातविया के अपने समकक्षों के साथ भी मुलाकात की। बात कुछ और अहम खबरों की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को उग्रवाद विरोधी अभियान को तेज करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुधार की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। बैठक में अजीत डोभाल ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान हटाने के बाद डोभाल की ये दूसरी यात्रा थी। पाकिस्तान ड्रोन की मदद से भारत में हथियार और विस्फोटक भेज रहा है। इस बात का खुलासा पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने किया है। डीजीपी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से AK-47 राइफल्स, पिस्टल और ग्रेनेड भेजे गए हैं। ऐसे 5 ड्रोन के भारत आने का पता चला है। इनमें से एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस के मुताबिक ये हथियार आतंकवादियों के लिए थे जो जम्मू कश्मीर में परेशानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। करीब 5 असॉल्ट राइफल्स, 4 पिस्टल्स, 9 हैंड ग्रेनेड्स और 5 सैटेलाइट फ़ोन्स और कुछ स्मार्टफोन्स, बाकी अच्छी मात्रा में मैगज़ीन्स हैं असॉल्ट राइफल्स के। उससे अलावा पिस्टल्स के उनका एमुनिशन है। पंजाब में पाकिस्तान की ओर से चाइनीज ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जाने की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्र ने आर्मी और BSF को पूरे भारत पाकिस्तान बॉर्डर और LOC पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर एक रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर पर भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी हवाई घुसपैठ पर कड़ी नजर रखें। अधिकारी ने कहा कि सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास किसी भी ड्रोन के दिखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 5 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा। दोनों राज्यों में एक ही दिन में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर, जबकि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो रहा है।
वहीं 4 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर 23 सितंबर को हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान आज होगा। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था उनमें छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा, केरल की पारा, त्रिपुरा की बादरघाट और उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीट शामिल है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मशहूर अधिवक्ता राम जेठमलानी के निधन की वजह से खाली हुई राज्यसभा की दोनों सीटों के उपचुनाव 16 अक्टूबर को होंगे। इस उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 5 अक्टूबर को और नाम वापस लेने की तिथि 9 अक्टूबर है। मतदान 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कराए जाएंगे और शाम 5 बजे मतों की गिनती होगी। चुनावी प्रक्रिया 18 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। अरुण जेटली उत्तर प्रदेश और राम जेठमलानी बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 24 अगस्त को अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अरुण जेटली 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में नकदी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में उनके पास अधिक नकदी पहुंच रही है। दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों और लघु वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सघन आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लघु वित्तीय इकाइयों ने बताया है कि वहां अब भी कर्ज की मांग है और उन्हें उपलब्ध भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक सकारात्मक उपलब्धि है। Particularly for the small finance banks, it seemed as though they are going on a smooth path. They've not had a friction or a blip in the last 1 year. So the issue is, if more money reaches the rural pockets, there's more demand and they can service. So liquidity, I repeat, I didn't hear from anyone telling me there is a crisis or there's a shortage of liquidity. वित्त मंत्री इस मौके पर वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक 400 जिलों में ऋण उपलब्ध कराने के अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का पहला चरण 250 जिलों में 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। In 400 districts there would be an outreach program. The outreach program is essentially to just go to the districts and convey that banks have sufficient liquidity, so as the NBFCs, and therefore it's an outreach for prudential lending to those who want to take loan. सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत वाले विशेष मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है, जो पहले 30 सितंबर थी। सीबीडीटी ने गुरुवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि देश भर से मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने उन लोगों के लिए आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन के महत्व और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया था। हर साल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी देश को इसका मेजबान बनाती है। इस बार का मेजबान देश भारत है। पर्यटन दिवस की जागरूकता को लेकर भी हर साल एक थीम रखी जाती है और इस बार की थीम टूरिज्म एंड जॉब, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल है। भारत अब विदेश पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका है। पहले की अपेक्षा भारत पर्यटकों को अधिक लुभा रहा है। यही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने बीते 4 साल में लंबी छलांग लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले पर अपने भाषण में लोगों से भारत के पर्यटन स्थलों पर जाने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि विदेश घूमने जाने से पहले अपने देश के अमूल्य और अद्भुत पर्यटनों पर घूमकर आएं। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि अगले 3 वर्ष में कम से कम 15 स्थान और भारत के अंदर 15 स्थान और पूरी तरह 100% टूरिज्म के लिए ही ऐसे 15 स्थान पर जाएं, देखें, अध्ययन करें, परिवार को लेके जाएं, कुछ समय वहां बिताएं। विविधताओं से भरा हुआ देश आपको भी, ये विविधताएं एक शिक्षक के रूप में आपको भी भीतर से विविधताओं से भर देंगे। आपका अपने जीवन का विस्तार होगा, आपके चिंतन का विस्तार होगा। और मुझ पे भरोसा कीजिए, हिंदुस्तान के भीतर ही ऐसे स्थान है जहां से आप नई स्फूर्ति, नया उत्साह, नया उमंग, नई प्रेरणा लेकर के आएंगे और हो सकता है
कुछ स्थानों पर तो बार बार जाने का मन आपको भी होगा, आपके परिवार को भी होगा। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 प्रदान करेंगे। इस साल विभिन्न श्रेणियों में कुल 76 पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जोराब समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व पर्यटन दिवस पर ट्वीट करके युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए देश के पर्यटन स्थलों का दौरा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि यात्रा करने से बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। यह हमें दुनिया की विविध संस्कृतियों से परिचित कराता है। उन्होंने लिखा कि भारत के इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और विरासत की प्रासंगिकता वाले कई दर्शनीय और तीर्थ स्थल हैं। राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय 7वां हेल्थ मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य विषयों पर लिखने वाले 15 राज्यों से 80 पत्रकार और हेल्थ केयर उद्योग के कई दिग्गज हस्तियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। हील फाउंडेशन द्वारा आयोजित हेल्थ मीडिया सम्मेलन में भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुष्मान भारत के तहत एक साल में 7,500 करोड़ रुपए का उपचार अभी तक हो चुका है और देश के 18,073 अस्पतालों में ये योजना सुचारू रूप से चल रही है। राज्यसभा सचिवालय ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में शामिल प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव तेज दीपक वर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का हौसला भी बढ़ाया। राज्यसभा सचिवालय में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित वाद विवाद, निबंध और टंकण प्रतियोगिता का समापन हो गया है। संसद भवन परिसर में गुरुवार को आयोजित समापन सत्र में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को हिंदी भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव तेज दीपक वर्मा ने कहा कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक इस बार हैदराबाद में की जाएगी। हमारे माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि नो इम्पोजिशन एंड नो अपोजिशन, ये एक हिंदी के लिए एक का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ ये गुरु मंत्र है जिसके आधार पर इसको किया जाना चाहिए। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस बार जो हमारा हिंदी सलाहकार समिति की बैठक होने जा रही है वो सलाहकार समिति की बैठक साउथ में ही हैदराबाद में रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज लोगों तक जा सके। समारोह के दौरान राज्यसभा की गृह पत्रिका नूतन प्रतिबिंब के 14वें संस्करण का लोकार्पण भी किया गया। राज्यसभा सचिवालय में राजभाषा विभाग के अपर सचिव CS मिश्रा ने सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों से आगामी प्रतियोगिता में शामिल होने और लोगों का हौसला बढ़ाने की अपील की। जब भी ये प्रतियोगिताएं सचिवालय में आयोजित हों, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से विशेष करके अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी उपस्थिति रखें। उससे हमारे प्रतियोगियों का कहना चाहिए मनोबल बढ़ेगा और उनको और ज़्यादा कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यसभा सचिवालय हर साल हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। सचिवालय में 1992 से हिंदी पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी पृष्ठभूमि के अधिकारी और हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। नासा ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों के आधार पर नासा का कहना है कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई। नासा के हाई रेजोल्यूशन इमेज इसके लूनर ऑर्बिटर कैमरा के जरिए खींची गई हैं। चंद्रमा के जिस अनछुए सतह पर भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, वहां लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग हुई। खेल की दुनिया की एक अहम खबर, बेल्जियम दौरे पर गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार शुरुआत की है। मेहमान भारतीय टीम ने गुरुवार को हुए मुकाबले में मेजबान बेल्जियम को 2-0 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम की तरफ से मनदीप और आकाशदीप ने 1-1 गोल किया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।